एक दफ़ा फिर कुरान को जलाया जाएगा, एक दफ़ा फिर वही वाक़या दोहराए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत वही है, स्वीडन की हुकूमत है। कुरान जलाने का बाकायदा एक अमल उसको दोहराने के लिए तैयारी कर ली गई है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी है। अमेरिका ने कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कुरान पाक की तौहीन को घिनौना अमल करार दिया है। IT एक्सपर्ट फातिमा असद कहती हैं कि IT के हवाले से मुनाकिदा सेमिनार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवान वक्त शुरू हुआ था, फिर उसके बाद और अखबार आए थे। हमने शोरश कश्मीरी, हमने जफर अली खान, हमने हुसैन नकी, हमने इन लोगों की कुर्बानियाँ देखे। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ इराक में हुआ है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इराक में बाकायदा तौर पे अपने तमाम तर ताल्लुकात स्वीडन से ख़त्म कर लिए। इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने जो स्वीडन की एम्बेसी के साथ किया, मैं आपको वही बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे फोरमोस्ट खबर है वो ये है कि स्वीडन ने ये इजाज़त दी क्यों है। और इससे पहले एक और शख्स को, एक और मुसलमान शख्स को ये इजाज़त दी गई थी कि वो कुरान के बाद इंजील भी जला सकता है और तौरात भी जला सकता है। पहले आसमानी किताबों सहीफ़ों के हर हम ईमान रखते हैं, लेकिन एक और बदबख्त शख्स ने कहा कि मैं अब दोबारा कुरान जलाऊंगा, तो उसकी परमिशन भी स्वीडिश गवर्नमेंट ने दे दी। मैं सवाल मेरा यह है कि ये स्वीडन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? इससे जो कोई भी कोई परमिशन मांगता है उसको परमिशन मिल जाती है, क्यों? और तो किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। यहाँ पे कहो ना तुम, अगर यहूदियों के ऊपर जो कुछ हुआ दूसरी जंग अजीम में, उस पर बात करने की परमिशन आप इनसे मांग के देखें, आपका जीना महाल कर देंगे ये लोग। तो खैर, मैंने आपको जो खबर देनी थी जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इराक ने क्या किया, फिर हम बात करेंगे कि स्वीडन एम्बेसी, स्वीडन की गवर्नमेंट ने वो परमिशन जो दोबारा दी है कुरान को जलाने की, वो क्या परमिशन है, तो उस पर हम आते हैं। अच्छा, इसको अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले इराक में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मुक्तदा उल सदर, अगर आप जानते हैं मेहदी मलेशिया को, अगर आप वाकिफ़ हो, इस मेरी वीडियोस में कम से कम आपको ये एक फ्लेवर ज़रूर मिलेगा। तो मुक्तदा उल सदर मेहदी मलेशिया का ये बानी है। इसके प्रोटेस्टर्स ने ना सिर्फ एहतजाज किया है बल्कि जो स्वीडन की एम्बेसी है इस वक्त उसको जला दिया है। स्वीडन की एम्बेसी खाली हो चुकी है, आग का ढेर बन चुकी, राख का ढेर बन चुकी हुई है और स्वीडन की एम्बेसी को जला दिया गया है। और ये बाकायदा इसको अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है। और हैरानी की बात मुझे यह है कि इस पर अमेरिका ने इसको बड़ी मजम्मत की है, इस अमल की। अमेरिका ने इस बात की मजम्मत नहीं की कि कुरान जलाया गया, उससे इस बात की मजम्मत की है कि स्वीडन की एम्बेसी क्यों जला दी। नहीं, कुरान जलाना ठीक है, स्वीडन की एम्बेसी जलाना वो गलत है। हालांकि मैं खुद पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जलाओ घिराव के, मार धाड़ के खिलाफ हूं। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसका जो जवाब है वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं और ये गलत है। लेकिन जो इराक की गवर्नमेंट ने किया है उस पर मैं कहता हूं कि सलाम है यार आपको। मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हुआ ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इन्होंने तो इस्लाम का किला है, हम इस्लाम के फौजी हैं और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन जो हिम्मत है ना वो टकेगी नहीं है इनके अंदर। वो हिम्मत दिखाई है इराक की गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन। वो कह रहा है जनाब, अल जज़ीरा कह रहा है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी, he also recalled his country's charged the affairs in Sweden. Iraq has expelled the Swedish ambassador only hours after Iraqi protesters, angered by the burning of copies of the Quran in Sweden, stormed the Swedish embassy in central Baghdad, scaling the walls of the compound and setting it on fire. जैसे ही हुकूमत इराक ने देखा कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो आपे से बाहर हो रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा और वो बढ़ रहे हैं स्वीडिश एम्बेसी की तरफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, इराक ने स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया मुल्क से, स्वीडिश एम्बेसी बंद कर दी। अपना बंदा जो भेजा हुआ था उन्होंने स्वीडन में, यानी कि अपना जो सफीर भेजा हुआ था स्वीडन में, उसको वापस बुला लिया और मुल्क के स्वीडन से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, ख़त्म कर दिए। ये मैं आपको इराक की बात बता रहा हूँ। एक लुटा फुटा, एक जंग ज़दा मुल्क, एक गरीब मुल्क, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा गरीब है इराक इस वक्त। वैसे उसके पास ऑयल की दौलत, तेल की दौलत बेशुमार है, लेकिन वही ना, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो गरीब मुल्क है। उस मुल्क ने इतनी जुर्रत की है, उसने कहा जनाब ख़त्म, कोई ताल्लुकात नहीं,
और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अवाम की सुननी पड़ेगी हमें। अवाम एहतजाज कर रही थी, अवाम का मुतालबा था कि आप ख़त्म करें। फिर जब हमारे यहाँ पे आपको याद होगा, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हुई हैं, तब एहतजाज करने वाले लोग निकले। उन्होंने क्या मुतालबा किया था? तहरीक लब्बैक ने क्या मुतालबा? ये मुतालबा किया था ना कि आप सफ़ीर को बाहर करें। हमने नहीं किया, हमने अपने बंदे मरवा दिए लड़ाई झगड़ों में। हमने एहतजाज तक नहीं किया उस हुकूमत से, फ्रांस की हुकूमत से। और आपको याद होगा अभी फ्रांस की गवर्नमेंट से जाके मिनते मुनते करके आए कि IMF से बात करें, हमें पैसे दे, और मिल भी गए। हमें शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए थे फ्रांस के सदर से। हम ये तो हमारा हाल है। हमने बेसिकली इनसे सीखना है। अब आप कह लें जनाब कि ठीक है, इराक एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे शिया सुन्नी आबादी काफ़ी हद तक रहती है। वहाँ पे बहुत आबादी जो है वो अहले सुन्नत की बहुत आबादी है, अहले तशीयों की बहुत आबादी है। ज़्यादातर वहाँ पे अहले तशीयों हैं, लेकिन अहले सुन्नत जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, बगदाद में ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है। उन सब ने एक नुक्ते पे इत्तफाक किया, क्या? कि कुरान की बेहरमती नहीं होने देंगे हम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती हम नहीं होने देंगे। शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, इस एक नुक्ते पे इत्तफाक है और बनता है। ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो। इस पे वो मुत्तफ़िक हो गए, फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। अब हम क्या, हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ एक जमात निकलती है, खैर वो जो जमात निकलती है वो उसका एहतजाज भी कोई बंदे के बच्चों वाला एहतजाज नहीं होता। वो भी कहती है रस्ते में जो चीज़ आए उसको उखाड़ फेंको, उसको तोड़ दो, उसको मार दो, उसको तबाह कर दो। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई एहतजाज करता है तो बोलते हैं क्या है जी, ये सुन्नियों का एहतजाज है, ये शियों का एहतजाज है, ये बरेलवियों का एहतजाज है। हम एहतजाज भी, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एक होकर एहतजाज भी नहीं कर सकते, एकजुट होकर एहतजाज नहीं कर सकते। ये हमारा मसला है। फिर कौन सुनेगा हमारी बात? खैर नाज़रीन, हुआ ये कि उन्होंने निकाल, लेकिन एक और बंदे को, अभी उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, एक और आदमी को स्वीडन की गवर्नमेंट ने बाकायदा परमिशन दे दी कि बेटा तू जाके कुरान जला, एक नहीं 10 जला। तो अब मैं समझता हूं कि दीगर मुस्लिम ममालिक को भी जागना चाहिए, उठना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो, इजी हो जाओ। मैं हैरान हूं, मैं आखिरी बात करूंगा फिर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट क्या किया? अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है यहाँ पे कि हाँ, the governments of several Muslim countries including Turkey, the United Arab Emirates, Jordan, Morocco issued protest about the incident, with Iraq seeking the man's extradition to face trial in the country. वो कह रहे हैं जनाब दीगर ममालिक ने भी इस पे आवाज़ उठाई, जिसमें कौन था? जिसके अंदर मुत्तहदा अरब अमारात, जॉर्डन यानी उर्दन, मोराको, मराकश और तुर्की शामिल है। पाकिस्तान का नाम ही कहीं नहीं। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लेना हमने कितना एहतजाज किया होगा। मैं आवाम के एहतजाज की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमतों के एहतजाज की बात कर रहा हूँ। तो ये पैगाम इतना फैलाएं कि हुकूमतों तक पहुँचे। हमने ये आज़ादी हासिल की थी, ये हमें मुशर्रफ ने तोहफे में नहीं दी। मैं अक्सर कहा करता था कि तुम्हें ये तोहफे में मिली है मुशर्रफ की, और जिस दिन वो चाहेंगे ये आज़ादी आपसे वापस ले लेंगे। वो एक PTV या एक रेडियो पाकिस्तान जो है वही वापस आ जाएगा। आज इस वक्त 25 से ज़्यादा चैनल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पूरे चैनल्स को चलाते जाएं तो आपको पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल और उनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। बल्कि बाज़ दफ़ा तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जो सरकारी टेलीविज़न है, वो ज़्यादा अकड़ फूँ से बोलता है, वो ज़्यादा आज़ादी से बोलता है। यही हाल अखबारात का भी हो चुका हुआ है कि शुरू से ही वो तो इश्तिहारात के मोहताज थे, और मैं चूँकि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते थे और किन अखबारात को दिए जाते थे और क्यों दिए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर कॉरपोरेट मीडिया ने उनको आज़ाद किया था, लेकिन आज वो वापस उसी जगह पर लौट आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या बाकी लोग जो उस पर काम करते हैं, हज़ारों लोग, क्या उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या वो वाकई इस तरह की सूरत हाल में है कि उनमें से कोई ज़फ़र अली ख़ान पैदा नहीं हो सकता, उनमें से कोई शोरश कश्मीरी पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई हुसैन नकी पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई मदर अली ख़ान पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हो सकता जिसे हम मोहम्मद अली जौहर कह सकें? ऐसी ही बात है। और ऐसी बात क्यों है? ऐसी बात इसलिए है कि गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से, ख़ास तौर पर 1995 के बाद दुनिया भर के कॉरपोरेट मीडिया ने और फिर दुनिया ने बल्कि ये सोचा था कि दुनिया भर का मीडिया उनके कब्जे में होना चाहिए।